उत्तर प्रदेश में मजहबी मकामात पर नस्ब लाउड स्पीकर्स के हवाले से एक हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसमें हुकूमत ने कहा था कि जो लाउड स्पीकर मजहबी मकामात पर गैरकानूनी तौर पर लगाए गए हैं उन्हें हटा दिया जाए। इस हवाले से कानपुर में मुख्तलिफ शहरियों से मुस्लिम मजहबी रहनुमा और शहर के मुफ्तियों का रद्द अमल सामने आ रहा है। इनके मुताबिक मजहबी मकामात के लाउड स्पीकर पर हंगामा होता है और इन लाउड स्पीकर को बंद क्यों नहीं किया जाता जो दिन भर बजते रहते हैं। अब रहा मसाजिद या मंदिर, तो ये अवैध नहीं होते हैं। ये तो वो जगहें होती हैं जहां 2 मिनट 4 मिनट के लिए अजानें होती हैं या कुछ देर के लिए प्रार्थना किया जाता है। सरकार को चाहिए कि मस्जिद और मंदिरों से ज़्यादा उन अवैध लाउड स्पीकर पर ध्यान दे जो शादियों में डीजे के नाम पर बजाया जाता है, घरों में बाजे के नाम पर बजाया जाता है, या सड़कों पर तेज आवाज़ के साथ जो अवैध तरीके से जो है ध्वनि प्रदूषण का इजहार किया जाता है, उस पर अंकुश लगाना चाहिए। जो आदेश आया है कि लाउड स्पीकर जो अवैध लगे हुए हैं, पहली बात तो ये है कि जितने लाउड स्पीकर जहाँ भी लगे हैं धार्मिक स्थलों पर, कोई अवैध नहीं है, सब वैध हैं, यानी सब जायज़ तरीके पर लगे हैं। रही बात आवाज़ की या तेज़ की या धीरे की, तो जितना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इतने डेसिबल चीज़ होनी चाहिए उतने डेसिबल माइक पर है, तो सभी ने उसको संज्ञान में लिया है। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, उसको भी सभी धर्मगुरु और सभी जो है धर्म स्थल के लोग उसको मान रहे हैं, मानते हुए अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक नया तरीके का पैगाम देने का कोई मकसद नहीं ना। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके में वाक़ कासिमपुर पावर हाउस के करीब रहने वाले बाशिंदगान ने आज एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रास्ता जाम किया और इनका मुतालबा था कि इनके गांव में न तो सड़क है और ना ही बिजली। ऐसे में कासिमपुर पावर हाउस के करीब होने के बावजूद भी वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में बिजली के बहरान के चलते अब आवाम भी परेशान होने लगे हैं, बल्कि वो ये कहने को मजबूर हैं कि चिराग तले अंधेरा है। सर, हम इसलिए आए हुए हैं, इसलिए धरना कर रहे हैं प्रदर्शन। 5 किलोमीटर के दायरे में गांव-गांव में बिजली 24 घंटे की होनी चाहिए। यहाँ से 50 मीटर दूर हमारा रोड है, 200 मीटर का। गांव-गांव में देहातों में बनना है, सतीश गौतम और ये सब चीज बनवा रहे हैं, लेकिन हमारा रोड, हमारी दिए बेटी सारी परेशान है। हमारे आने जाने का रास्ता बिल्कुल खराब है, इसलिए सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम यहाँ। योगी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई इनेदामी कार्रवाइयों का दायरा अब शहर से निकलकर देही इलाकों तक फैल गया है। गुज़िश्ता 1 माह से इलाहाबाद में जारी ऑपरेशन बुलडोजर की कार्रवाई अब शहर के आसपास के इलाकों में भी शुरू कर दी गई है। मकामी इंतजामिया ने अब तक तकरीबन 1000 बीघे पर मुश्तमिल प्लॉटिंग को मुनहदिम किया है। ताज़ा कार्रवाई में शहर से मुत्तसिल झोंसी और इंदुआ इलाकों में बुलडोजर के जरिए इनेदामी कार्रवाई शुरू की है। इस इलाके में कई मुस्लिम बिल्डर्स ने बड़े पैमाने पर हाउसिंग सोसाइटी स्कीम शुरू की थी। इंतजामिया ने झोसी में बड़े इलाके पर मुश्तमिल प्लॉटिंग को जमींदोज कर दिया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार के निर्देश पे इस समय प्रयागराज विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जो भी बिना प्राधिकरण के लेआउट पास कराए, जो भी अवैध प्लॉटिंग की गई है या जो निर्माण हो रहे हैं, उस पर प्राधिकरण द्वारा जो नियम संगत कार्रवाई लगातार की जा रही है। और लगभग जो है 1000 बीघे से आसपास जो भी अवैध प्लॉटिंग हुई थी उसको प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया गया है, जिन लोगों को नोटिस दिया गया है। मुल्क में फिर कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। तशवीशनाक बात यह है कि इस बार इसकी जद में ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। अब छोटे बच्चों के स्कूल भी ऑफलाइन मोड पर हैं, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों के वालिदैन परेशान हैं। यह रिपोर्ट देखिए। बढ़ते हुए कोरोना के दरमियान दिल्ली में अब स्कूल खुल गए हैं और जिस रफ्तार के साथ स्कूल के बच्चे बाहर पाए जा रहे हैं, उसने वालिदैन की परेशानी में इजाफा कर दिया है। देश भर में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। कोविड की पहले 2 वेवों के मुकाबले इस बार कोविड वेव का असर सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ रहा है। हालांकि कोविड के लक्षण हल्के हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में
कोविड के चलते 4 महीने का बच्चा लाइफ सपोर्ट पर है, जिसने सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। और इसी बीच जिस तरीके से स्कूल खोले गए हैं, स्कूलों में भी लगातार तेजी से कोविड के मामले दिल्ली एनसीआर में तेजी से देखने के लिए मिल रहे हैं। डॉक्टर समेत दीगर का कहना है कि कोरोना गाइडलाइंस में कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए। वहीं सरपरस्तों और वालिदैन का मानना है कि अगर जरूरत पड़े तो एक बार फिर हुकूमत को ऑनलाइन मोड के लिए सोचना चाहिए। डर तो रहता है, लेकिन हम उनको ये भी बताते हैं कि आप किस तरह से रहिएगा, बच्चों को दूर रहे, या मैम जिस तरह से आपको फॉलो करती है उस तरह से आप भी फॉलो करिए। हम भी चाहते हैं कि अगर कोविड कम हो तो बच्चे को ऑनलाइन, अगर कम नहीं होता है तो ऑनलाइन ऑफर कर सकते हैं। अभी क्रूशियल फेज है ये, तो ऐसा लग रहा है कि समय निकल जाएगा और ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन बच्चों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। स्कूल जो SOPs फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उनमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। ऑनलाइन में बच्चा पढ़ता है, लेकिन उसकी एकेडमिक्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें से वो पीछे रह जाता है, तो ऑनलाइन में ये सब कुछ नहीं मिल पाएगा उसको। ऑफलाइन स्कूल रहना चाहिए, कोविड कम होना चाहिए, ये तो हमारी अपेक्षा है कि ऐसा होना चाहिए। वैक्सीनेशन आएगा तो ज़रूर इसका बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई बच्चा बीमार होता है, कोरियर का जो अपने कोरोना है उसका कैरियर बनता है, उसके सिम्टम्स बाद में आएंगे, लेकिन वो पहले ही कैरियर बन चुका होगा। इस चीज़ को देखते हुए कोई SOP में चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल है सर कि क्या कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो भी सुरक्षित रहें, उनके पेरेंट्स की चिंताएं भी कम हो, क्योंकि स्कूल के लिए SOPs तो जारी की गई हैं, तो क्या लगता है कि उन SOPs को थोड़ा और रिव्यू करने की जरूरत है? हाँ, उनको बारीकी से उनका अध्ययन करना चाहिए और जहाँ जहाँ ज़रूरत है उनको रिवाइज करना चाहिए। और वही बात आ जाती है कि क्लास में दूरी, कितने बच्चों को एक समय में क्लास में बैठाया जाए, टीचर्स का वैक्सीनेशन, स्टाफ का वैक्सीनेशन, पैरामेडिकल जो उनके पैराफेरेनिया है उनका वैक्सीनेशन, जो स्कूल का दूसरा स्टाफ है टीचर्स के अलावा, जैसे वाटर पियन होता है और भी बहुत से स्टाफ होते हैं जो टीचिंग से संबंधित नहीं होते हैं, उनका वैक्सीनेशन, और स्कूल में सैनिटाइजेशन। तो कहीं ना कहीं इसमें चूक नहीं होनी चाहिए, और हुई है ऐसा, इसीलिए कुछ हुआ है ये, तो ये ठीक हो जाएगा। मैं आशावादी हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अभी गर्मी है, गर्मी की छुट्टी आ रही है, सब खत्म हो जाएगा। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब का भी कहना है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता की जगह सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है। बहुत दिनों से स्कूल बंद थे, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी भी बंद थी और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कुछ स्कूलों में एक दिन गैप से वहाँ ऑनलाइन पढ़ाई होती है और एक दिन जाने का होता है, तो मुझे लगता है इस पे जो SOP है उसका पालन होना चाहिए। दूसरी तरफ बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस करने में ज्यादा दिलचस्पी है। मुझे स्कूल जाना पसंद है क्योंकि वहाँ पे आर्ट होता है मंडे को, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, आर्ट होता है और क्या क्या अच्छा होता है? और मेरे फ्रेंड्स भी मिलते हैं मेरे को। मैंने सेकंड देखी ही नहीं थी क्योंकि सेकंड में उस समय हम कोरोना हो रहा था, तो फिर हम सेकंड में नहीं जा पाए थे। ये बताओ कि अभी स्कूल खुल गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 4th B में पढ़ती हूँ। तो क्या क्या अच्छा लगता है? स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई होती थी तब अच्छा नहीं लगता था? नहीं लगता था, कोई फ्रेंड ही नहीं मिलते थे, पढ़ाई अच्छे से नहीं होती थी। अभी ऑफलाइन में टीचर्स मिलते हैं, फ्रेंड मिलती है और हम मस्ती भी कर सकते हैं। उसमें मतलब कि ऑफलाइन में ऐसा होता है कि समझ अच्छे से आ जाता है और कॉपी साइज चेक करने सब समझ आ जाता है, ऑनलाइन में नहीं होता ऐसे। अब स्कूल वालों को सोचना होगा कि बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ सख्त इंतजामात किए जाएं, क्योंकि स्कूल बंद करना कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस स्कूल में बच्चों के महफूज होने को यकीनी बनाने के लिए सख्त इंतजामात किए जाएं और हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि जिस तेजी से स्कूलों में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सतर्कता रखना बेहद जरूरी है। सरकार ने भी कड़े कदम उठाते हुए स्कूलों के लिए SOP जारी की है। हालांकि पेरेंट्स की चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये SOP स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित रखने में कितनी कारगर साबित होगी, और अगर इसी तेजी से कोविड के मामले आगे बढ़ते हैं तो क्या सरकार
स्कूलों को एक बार फिर ऑनलाइन मोड पर लाने के लिए विचार करेगी। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मेरठ पुलिस ने आज इंटरनेशनल मोबाइल तस्कर शरद गोस्वामी को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की। शरद के साथ इसके गिरोह के 9 लोगों को भी मेरठ एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया है। चोरी, स्निचिंग और लूट का माल बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, चीन से लेकर दुबई तक सप्लाई करने वाले इस गिरोह से पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की कीमत से ज्यादा के मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें 60 से ज्यादा नए मॉडल के आईफोन हैं। ये एक यहाँ पे शरद गोस्वामी नाम का व्यक्ति है जो पिछले 4-5 साल से जो भी यहाँ मोबाइल स्नैचिंग होती है, मेरठ ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों में, यहाँ तक कि मथुरा या जहाँ भी कोई रैली लगती है, कोई मेला होता है, इसके लोग घूमते हैं और वहाँ से मोबाइल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कत्ल की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपसी घरेलू तनाजों में 2 दिल दहला देने वाले कत्ल की वारदातों के बाद अब मेरठ के खरखोदा इलाके से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां संकी शौहर ने बीवी को अपने 2 मासूम बच्चों के सामने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। खातून को बचाने के लिए सामने आए देवर को भी जख्मी कर दिया। खातून 8 माह की हामिला भी थी। इसके बावजूद कातिल शौहर ने फसल काटने वाले औजार से कई वार करके बीवी को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल के बाद मुलजिम शौहर ने थाने पहुंचकर खुद को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मामला मेरठ के खरकोदा इलाके का है, जहां मामूली घरेलू झगड़े के दौरान तैश में आकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। खरखोदा के मोहल्ला तिहाई में एक पति के द्वारा पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पति का नाम विनोद है, उम्र लगभग 35-36 साल है। इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पति की गिरफ्तारी कर ली गई है, जो आला कत्ल है उसकी बरामदगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद मोदीनगर में चौथी जमात में 11 साला अनुराग भारद्वाज की मौत से अहले खाना मुसलसल अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इनका इल्जाम है कि ड्राइवर की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। उन्होंने मोदीनगर थाने का घेराव भी किया। इस मामले में 4 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई गई है। नेग्लिजेंस है, उनका पूरा कंडीशन से सब चीज बसों का और स्कूल का कंडीशन का जांच करेंगे और जांच के आधार पर उनको कोई भी नेग्लिजेंस हो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और साथ साथ हमारा जो पुराना घटना हुआ है उस घटना का हम लोगों ने उनका आश्वासन दिया, निष्पक्ष जांच होगा। ऑलरेडी मुकदमा लिखी है, उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए हम निर्देश देंगे। कानपुर में बाबूपुरवा थाने के तहत बागी इलाके में कल देर रात एक नौजवान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और इसकी पिटाई की थी। ताहम मारपीट के बाद इसे छोड़ दिया गया था। फिर आज सुबह इसे थाना ले जाया गया। कुछ देर के बाद इत्तला मिली है कि बगाई के रिहायशी सोनू की मौत हो गई है। इस हवाले से लवाहिकीन और मकामी लोगों में काफी गुस्सा है। इलाके के लोगों ने लाश को सामने रखकर खूब हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। लेना देना, खाना पीना, जब वो दारू वारू पीने लगा तो उसको मार के भगाना, इसको एप्लीकेशन थाने में बंद कराना, ये कराना वो कराना। तो इस वजह से खूब सब मोहल्ले वाले कहते थे बहुत देता, इसको हम सब जाते थे भैया उसका पीछे ढील दो लोग खाने पीने वाली। इसने कल 1 बजे उसको बुलाया कि पुलिस वाले को, इसकी मम्मी ने खूब मरवाया। अलीगढ़ के थाना इकराबाद में शादी में गए एक खानदान के घर में बदमाशों के जरिए की गई 8 लाख की चोरी के बाद आज एहतजाजन कारोबारियों ने कोड़ियागंज इलाके के बाजार बंद रखे। गौरतलब है कि गुज़िश्ता रोज कॉस्मेटिक के कारोबारी के घर में 8 लाख रुपए की चोरी की गई थी, जहां बदमाशों ने खाली घर में घुसकर इस चोरी को अंजाम दिया था। बाजार इसलिए बंद है कि जहाँ दिन दहाड़े डकैती पड़ गई घर में, दिन में डकैती हुई है। ये कल 10-11 बजे की सुबह। अब 24 घंटे के बाद में क्या? अब पुलिस जो कहती है कि 10 दिन का टाइम दो, जब ये मामला खुलेगा। हाँ करा दिया, ऐसो मौजूद है, SI मौजूद है और ये कौन सी है, ये फॉरेंस टीम आई हुई है यहाँ। तो बाजार बंद करके अलीगढ़ बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम आज अलीगढ़ कोर्ट के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रेंट कंट्रोल एक्ट में हुकूमत के जरिए किए गए इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया गया। बार एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने एक अर्ज़दाश्त भी रियासत हुकूमत के नाम जिला इंतजामिया को पेश की, जिसमें कहा गया कि हुकूमत कुछ मद में किराए को बढ़ा रही है और मुतादिद केसों को हमारे साथ लेकर दूसरे जुमरे में डाला जा रहा है, जो किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। जो मूल वृद्धि की है, जहाँ 10 रुपये टिकट लगती है वहाँ 50 रुपये टिकट लगेगी। उस पर सीधे जो हमारे बात कर रही है गरीब लोग हैं, वैसे सरकार कहती है हम गरीब तक न्याय पहुँचाएंगे।
और उसमें अब इतनी टिकट बढ़ी है 10 गुने से लेकर के 100 गुने तक वृद्धि करने के लिए तैयार। एक रेंट कंट्रोल एक्ट है, किराएदारी है हिंदी में कहते हैं, वो हमारे न्याय इसमें जुडिशरी में चलती है, उसको लेकर के ये एजुकेटिव में दे रहे हैं, उसका भी विरोध है कि जब तक वो गाजियाबाद के थाना इंद्रपुरम इलाके के हिंडन नहर के पास एक लाश मिली थी। लाश की शिनाख्त अंकुर के नाम से हुई। महलूक के भाई ने तहरीरी शिकायत दी थी। पुलिस को पहले दिन से महलूक के भाई तेजपाल पर शक था। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर महलूक अंकुर के भाई तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ के दौरान तेजपाल ने बताया कि विजयनगर में एक आबाई घर और गोविंदपुरम में एक प्लॉट था। नोएडा में फ्लैट की तकसीम पर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद बहाने से अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। बुनकरों का गांव भदोही, जो अपने हाथ से बुने हुए कालीनों के लिए पूरे जुनूबी एशिया में जाना जाता है, इस बुनाई की सनत की वजह से पानी में मुसलसल मिलावट हो रही थी। अभी यहां के लोगों को पता भी नहीं था कि लड़कियों के एक ग्रुप ने इस मसले को खत्म करने की नीयत से वाटर एड से बात की और इसका हल निकालने की पहल की। आइए देखते हैं मिशन पानी की ये रिपोर्ट। हम बुनकर समुदाय के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके, उनके हाइजीन बिहेवियर में बदलाव आ सके, अच्छी आदतों का विकास हो सके, इन सभी मुद्दों पर और पेयजल गुणवत्ता क्या होती है, किस प्रकार को उनसे उसको हम सुरक्षित करके पेयजल गुणवत्ता को कैसे अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, इन सब मुद्दों पर वाटर एड इंडिया काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार के जब प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हमने आयोजन किया तो वहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत पल्हैया की एक किशोरी शिवानी उपलब्ध थी, जिसने बाद में चल करके हमसे यह आग्रह किया कि हम उनके गांव में भी प्रशिक्षण के माध्यम से किशोरियों को यह सिखाएं ताकि वो लोग भी अपने गांव के पानी की जांच कर सकें और लोगों को बीमारियों से मुक्त कराने में अपना अमूल्य सहयोग दे सकें। पहले तो हम वाटर टेस्टिंग करते थे, लेकिन अब हम टाइम निकाल के लोगों को समझाते हैं। जब ये फ्लोराइड हमारे गाँव में निकला तो लोगों को हम कन्विंस करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और समझाते हैं कि फ्लोराइड जो निकला है वो एक प्रकार का जहर है और फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है, जिसका मतलब होता है हड्डियों का गलना। ये हमारे दांतों को सड़न पैदा करते हैं, उसमें पीलेपन आ जाते हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम मतलब दर्द करते हैं घुटने और सूजन आ जाती है, पेट की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लक्षण हम बताते गए और हमारे गाँव वाले धीरे धीरे मानते गए, क्योंकि वो लक्षण उनको दिखते थे और वो समझते गए और इस प्रकार से उन्होंने हमारी बात मानी। और उस टाइम पे ये नहीं मान रहे थे कि ये लड़कियां हैं आगे नहीं बढ़ सकती या फिर ये गलत कह रही हैं और बचपन से ये पानी पीते आ गए हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब क्या होगा? अब ये हो गया है कि जो भी हैंड पाइप अगर लगवाता है तो हम लोग को बुलाते हैं कि मेरे यहाँ हैंड पाइप लगा है, आओ आप सब वाटर टेस्टिंग कर दो कि पानी मेरा सही है या नहीं। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।